20 और 50 हज़ार में भी एक्सपोर्ट का काम किया जा सकता है। एक दो नहीं, मैं आपको कम से कम 20 ऐसे आइटम की लिस्ट दे सकता हूँ जो 20-25 हज़ार रुपये में अपना पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ 2-4 बता सकते हैं? एक आईसी कोड चाहिए, एक फसाई चाहिए, दैट्स इट। सर एक आरोप और भी लगा था आपने, वो ये था, जो फीडबैक है वो आपकी ग्रोथ का एक रास्ता है। सवाल आरोप दोनों साथ में लेकर के चलते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि मेरा कंटेनर से प्याज गया था और उस प्याज में मेरा नुकसान हो गया। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक होता है लॉस और एक होता है फ्रॉड। जितने का भी कंटेनर सेल हुआ वो पूरा पैसा आपके पास आया कि नहीं आया, वो इम्पोर्टेंट है। कि चाइना से बिजनेस करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए क्या किसी लाइसेंस की जरूरत होती है एक्सपोर्ट करने के लिए? इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक सिंगल लाइसेंस सिस्टम है जिसपे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। ये हम 1.5 लाख में आपका पूरा एक इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको वो करवा के दे रहे गारंटी के साथ। गारंटी शब्द के बाद तो फिर उनकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर उनका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है और मेरे ख्याल से इससे बढ़िया व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं मिलेगी कि 3 महीने में आपका बिजनेस प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाए। बात तो सही है। कल के लिए आप भाग जाओ तो क्या होगा? फ्रॉड और क्या क्या आप लोगों ने आरोप लगाए थे तो वो तो समझ में आपको आ ही गया होगा। गुजरातियों से बच के रहना, गुजराती, लेकिन आप तो यूपी से हैं शायद। मोदी जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। इंपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है? सरकार इस पे ध्यान कम दे रही है। एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना फॉरेक्स इंडिया में आएगा और जितना इंपोर्ट ज़्यादा होगा उतना फॉरेक्स इंडिया से बाहर जाएगा। इंपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा। और एक बहुत बड़ा गेम है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वहाँ पे ये सब चीज़ें बनती हैं और वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सच बात है कि इंडिया एक इंपोर्टिंग मार्केट है। जब हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए एक्सपोर्ट पे बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है लेकिन इंपोर्ट पे कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। तो ऐसा हमारा नेटवर्क इंपोर्ट का बना हुआ है। जब आप मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो और उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हो तो अल्टीमेटली इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। वो एक्सपोर्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर 99% जो मैन्युफैक्चरर्स है वो एक्सपोर्ट करते ही नहीं है। पुराने ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो डर उनके दिमाग में बैठे हुए हैं, पुरानी जनरेशन वाले। जरा मुझे समझाइए क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। वर्ल्ड का 2nd आईफोन मैन्युफैक्चरर आज इंडिया है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे। चाइना की मैन पावर बहुत महंगी है और वो इंग्लिश बोलना नहीं जानती। जो इंडिया पूरा 65% यूथ है आज, वो इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है, वो बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी जानता है। इंडिया के लोग बाहर जाना क्यों नहीं चाहते? कौन सा ऐसा डर है जो उनको परेशान करता है? तो वो ट्रेडिशन चली आ रही है कि भाई अपने गले पे बैठो, जो धंधा चल रहा है उसको संभालो। कंफर्ट जोन में बैठा। कंफर्ट जोन में बैठे, लेकिन नई जनरेशन इसको तोड़ रही है। तो 4-in-1 का क्या मतलब है इसका? ट्रेनिंग भी हम देंगे, उनसे काम भी हम करवाएंगे, उनको टारगेट भी हम देंगे, उनको ट्रेनिंग भी हम देंगे, सब हमसे करवाएंगे। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेते हैं उनसे वन टाइम। इसमें बाहर लोगों की जॉब लगवाने में भी हेल्प करते हैं। और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? फ्रेंचाइजी सपोर्ट की टीम ही पूरी अलग है। दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ सपोर्ट कौन करेगा उनको? यहाँ से पूरा अरेंजमेंट होता है। मतलब ये सारा कुछ सच में होता है? यस। नाराज हो के आकर के लोग उस पर लिख देते हैं हाँ, कमेंट बॉक्स कमेंट में ये तो लिखते हैं। फर्जी है। हमारा जो गोल है वो ये कि हर बड़े सिटी में हमारा एक पार्टनर होना चाहिए। मुझे वेजिटेबल का बिजनेस करना है, प्लीज हेल्प करें रिगार्डिंग इसके। बाई एयर अपनी वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूके में। नहीं तो खर्चीला होगा ना फिर। प्रॉब्लम जब आती है कि जब आपने लोकल मंडी में बेच दिया और आपको पूरा बेनिफिट उसका नहीं मिला। क्योंकि पंजाब के लोग तो बहुत बड़ा कमाते हैं। कहते हैं जब हम पैसा पेमेंट कर देते हैं तो लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं। ये सही आरोप है। अच्छा। तो ये शिकायत तो फिर लाजमी है कि आप कॉल नहीं उठाते हो, नहीं उठा पाओगे। मैं अमूमन कभी ये नहीं कहा, आप मेरे सारे पॉडकास्ट को उठा के देख लेंगे, सारे वीडियोस को उठा के देख लेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ अपने हर वीडियो में कि अगर आपको कोई गुस्सा है, कोई प्यार है, कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके बता दीजिए। पिछला वीडियो मैंने वैभव शर्मा जी के साथ किया था जो GFE के फाउंडर हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग इंक्वायरी किए, बहुत से लोग उनसे जुड़े, बहुत से लोग उनके साथ इस पॉडकास्ट के बाद बिजनेस भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था और उसमें कई तरह के गुस्सा था। एक गुस्सा ये कॉमन आया कि ये लोग बात नहीं कर पाते हैं, ये लोग एक बार जब कनेक्ट हो जाने पे बात नहीं करते हैं, और मैंने उसकी भी बात आज मैं इनसे करने वाला हूँ। और कुछ ऐसे सवाल करने वाला हूँ एज ए इट जो आपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है और इसी के लिए वैभव शर्मा जी को हमने बुलाया और ये दुबई में थे। इन्होंने कहा कि यहाँ आते ही वो सबसे पहले हमारे पास आएंगे। तो मैं आप लोगों के सारे आरोपों का जवाब आज दिलवाऊंगा। कुछ और जिन लोगों ने बिज़नेस को लेके पूछा है मैं उस बिज़नेस पे भी बात करूंगा। ये भी जानना चाहूँगा कि कहाँ ये सक्सेस रहे और कहाँ ये फेल रहे, क्योंकि मेरे लिए मेरा दर्शक बहुत मायने रखता है। आपने जो कमेंट किया उसी कमेंट को पढ़ के ही मैं इनसे पूछूंगा। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और सीधे चलते हैं इस पॉडकास्ट पे और पिछली बातों को और आगे बढ़ाते हैं, आरोपों का जवाब लेते हैं और अनसुलझे हुए सवालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जहां पे आप अपना बिजनेस बना पाएँ। थैंक यू सो मच सर, ये समय देने के लिए और यहाँ आने के लिए और ये करने के लिए कि आप हमारे आरोपों को झेलने के लिए तैयार हैं।
थैंक यू सर्वेश भाई। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे जनता की अदालत में फिर से बुलाया गया है और मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अब तक इतने एपिसोड जा चुके हैं, मैं भी ऐसा पहली बार ही कर रहा हूँ कि किसी गेस्ट को बुला करके ये कहूँ कि आपको आना पड़ेगा और ये जो आरोप लगे हैं उसका जवाब देना होगा, क्योंकि आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री में कर रहे हैं, बहुत से लोग आपके चाहने वाले भी हैं, कुछ मुद्दे भी आए हैं। सबसे पहले तो एक बात कर लेते हैं जिस पे लोगों ने सबसे ज़्यादा सवाल उठाया कि क्या 25 और 50 हज़ार में भी एक्सपोर्ट का काम किया जा सकता है, जहां इतने पैसे तो डॉक्यूमेंट तैयार करने में लग जाते हैं। तो सर थोड़ा सा बता ही दो आप कि क्या कोई भी 25-50 हज़ार में कर सकता है बिजनेस, जो पिछली बार भी हुआ था। बिल्कुल किया जा सकता है और हमने करवाया हुआ है, और आप खुद भी कर सकते हैं, बिना हमारी मदद के भी कर सकते हैं। 500 रुपये का एक आईसी कोड निकलता है, लाइसेंस ऑनलाइन। और उसके अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं, आप ई-कॉमर्स पे जाके बड़े आराम से अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो। ईबे एक प्लेटफॉर्म है, amazon.com एक प्लेटफॉर्म है, amazon.uk एक प्लेटफॉर्म है, amazon.aus एक प्लेटफॉर्म है। ये सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे जाके आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो और 25,000 में आपका पूरा बिजनेस लाइव हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे ग्लोबल लेवल पे, और आप जितना चाहे उतना वहाँ पे अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, इजी है, और आप खुद कर सकते हो, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अब बात ये है कि पीछे से प्रोडक्ट बनाने वाली बात है, तो वो आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप स्टोर नहीं करना चाहते हो तो आप ऑर्डर लो, उसके बाद अपने प्रोडक्ट भेज दो, ऐसा। मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि इमिटेशन ज्वेलरी आप 10,000 रुपये की परचेज करके आप उसको बड़े आराम से 20-25 हज़ार रुपये का टोटल सेल्स वैल्यू पे बेच सकते हो, यानी 100% से ज़्यादा का मार्जिन हुआ। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, मार्जिन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही सिंपल बिजनेस है। अमेज़ॉन पे आप देखें कितनी सारी चीज़ें सेल होती हैं, वो सब सेल क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है और वहाँ पे ग्राहक अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाइए जहाँ पे बिजनेस अवेलेबल है, जहाँ पे कस्टमर अवेलेबल है। सिर्फ आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं कि हाँ भाई मुझे कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ मुझे माल परचेस करना है, कुछ चीज़ें मुझे वहाँ पे लगानी है, चाहे वो मेरे टॉयज़ हैं, चाहे वो मेरे हैंडीक्राफ्ट हैं, चाहे वो मेरे इमिटेशन ज्वेलरी है, और ये 20-25 हज़ार से सारी चीज़ें स्टार्ट हो सकती है। तो मतलब पहले आरोप का जवाब तो मिल गया, और मुझे लगता है कि करने के लिए आदमी तैयार हो। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चलाता हूँ, तो आपको बता दूं कि 5,000 से लेकर के और मुझे लगता है 2-4-10 लाख तक की वेबसाइट बनती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि 5,000 वाले से बिजनेस करना चाहते हैं या उससे बड़ा वाले से। आज ये एपिसोड सच में मैं कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मुझे मैं गुस्सा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा सोच के कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो चाहते हो ना उसका जवाब आपको मिले। तो भाई ये सही है कि डॉक्यूमेंट तैयार करने में बहुत पैसे नहीं लगने हैं, वो 1,000-2,000 रुपये में डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे, बाकी बचे हुए पैसे में बिजनेस शुरू किया जा सकता है। सर एक आरोप और भी लगा था आप पे, वो ये था कि बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया, बहुत से लोगों ने वो किया, लेकिन टीम की तरफ से आपके रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आप जवाब नहीं देते हो। तो क्या है ये? थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप कुछ जगहों पे होता है। जैसे हमने नोटिस किया, हमारे यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट है। आज हम वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको हैंड होल्डिंग देते हैं। तो जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तो काम भी बड़ा करना होता है और एक्सपेक्टेशन भी बड़ी होती है, तो वहाँ पे हम लोग ज़रूर कहीं पे मिस करते हैं आजकल। क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सेल्स टीम है, हमारी एक बहुत बड़ी ऑपरेशंस टीम है, एक हमारी बहुत बड़ी ट्रेड टीम है, एक हमारी आईटी टीम है, एक मार्केटिंग टीम है। तो ये हमारी करीब 6-7 डिपार्टमेंट है। जब सेल्स टीम ने किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर दिया और क्लाइंट अभी भी उन्हीं को कॉल कर रहे हैं, तो सेल्स टीम उनको ट्रांसफर करती है ऑपरेशन टीम के पास या ट्रेड टीम के पास जो उनका एक्सपोर्ट कराने वाले हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गैप आता है कई बार, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अभी तक मेरा जिससे बात चल रहा था वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो वो मैं उनको दोबारा कॉल क्यों करूँ, किसी और को कॉल क्यों करूँ। अभी भी हम उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ग्लोब पल्स, वहाँ पे चैट पे सपोर्ट अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें सारा सपोर्ट अवेलेबल है। बट कहीं ना कहीं ये कुछ गैप्स है जो हम फिल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्लाइंटल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग हमें बहुत दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, मिलते हैं। हमारे अहमदाबाद ऑफिस में आएंगे आप तो देखेंगे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं फ्लाइट पकड़ के, तो उनका पूरा अरेंजमेंट हम करते हैं, उनका खाना, उनका पूरा चाय पानी का, नाश्ते का इंतजाम पूरा वो हमारे ऊपर होता है। तो ये हम पूरे एक कम्युनिटी चला रहे हैं, एक फैमिली चला रहे हैं पूरी। तो इसमें ये सब भी होता है, नाराज़गी भी होती है, गिले शिकवे भी होते हैं, और वो सब हम उस पर सुधार करने के लिए तैयार भी रहते हैं। आपको मतलब डर नहीं लगा अभी बैठने से पहले कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, कि नारा फूको, या आप कमेंट पढ़ के आए थे? जब आप सच्चे हो और आप लगे हुए हो, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, तो डर किस बात का। और जो फीडबैक है वो आपकी ग्रोथ का एक रास्ता है।
अगर आप फीडबैक को फीडबैक की तरह लेंगे तो उससे आपको रास्ता मिलेगा कि कैसे हम और ज़्यादा अच्छी सेवा दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, कहाँ पे अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। उनसे बचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात लगी आपकी कि आप इसको ना दिल खोल करके स्वीकार रहे हैं। बहुत से लोग ना आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन आपने इसको एडमिट किया कि जहाँ कमी है वहाँ पे आप इसको दूर करेंगे। एक एक मैं कुछ वो भी ले लेता हूँ, सवाल आरोप दोनों साथ में लेकर के चलते हैं। ऐसे बहुत से लोगों का है, एक कॉमन सवाल है कि आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है, आपसे कांटेक्ट कैसे हो सकता है, जीएफसी वालों से कांटेक्ट कैसे हो सकता है। ये कम से कम 50 लोगों ने कमेंट किया, तो एक इसका जवाब दे दें फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। बहुत सिंपल तरीका है कि हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे एक चैट सपोर्ट अवेलेबल है। हमारी एप्लीकेशन फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं, iOS पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है। वो जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे चैट सपोर्ट अवेलेबल है। चैट पे जाके लिख दीजिए कि आई वांट टू कम टू योर ऑफिस, आई वांट टू मीट, आई वांट टू कॉन्टैक्ट। वहाँ पे हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, और जब मेरी अवेलेबिलिटी होती है ऑफिस में अहमदाबाद में, तो मैं लोगों को दिल खोल के मिलता हूँ, और मैं जहाँ पे भी होता हूँ वहाँ पे दिल खोल के मिलता हूँ। और मैं आज दिल्ली में हूँ, अभी आपसे बैठा हुआ हूँ, तो दिल्ली में भी मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरी अवेलेबिलिटी है। मैं क्लाइंट्स के लिए, अपने जानने वालों के लिए, परिचित के लिए, सबके लिए अवेलेबल हूँ। चलिए एक सवाल ले लेता हूँ मैं। उन्होंने बड़ी काम की चीज़ पूछी है। उन्होंने इसमें पूछा है कि मेडिसिन प्लांट प्रोडक्ट विल बी अलाउड और नॉट। मेडिसिन प्लांट प्रोडक्ट, अश्वगंधा ये कैटेगरी में आता है, एलोवेरा ये कैटेगरी में आता है, आंवला ये कैटेगरी में आता है, और त्रिफला इस कैटेगरी में आता है। ये सारी चीज़ें अलाउड हैं, और इंडिया से बहुत बड़ा मार्केट है जो बाहर जा रहा है। तो ये चीज़ें एक आने वाला फ्यूचर है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि दवाइयों से लोग भाग रहे हैं और इन सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ओके। क्योंकि जब से कोरोना और ये सब चीज़ें हुई है ना, तो लोगों का भरोसा बढ़ गया है ये सब चीज़ों में। तो ये कोई प्रेम पटेल जी थे, इन्होंने पूछा है। मुझे लगता है कि ये कुछ इस तरह का प्लांट उगाते होंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने एग्रीकल्चर वालों ने भी कांटेक्ट किया है। सर, पतंजलि 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई, वो कैसे बन गई? ये सब चीज़ों से तो बनी है। ये सब चीज़ें इंडिया में और इंडिया के बाहर उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, बेचा है। हर कंट्री में वो गए हैं, अपने कैंप लगाए, ये सब माल बेचा है। तब जाके आज इतनी बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अभी आपने पतंजलि का नाम लिया तो मुझे कमेंट याद आ गया। किसी ने उसमें लिखा था कि सर्वेश भाई आपने ये बहुत अच्छा पूछा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों ने बात की, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन मेरी एक शिकायत है कि वो किसी 10 लिस्ट की बात कर रहे थे, और आपने पिछले एपिसोड की बात कर रहा हूँ कि आपने पतंजलि का नाम लिया तो नूडल्स पे वो बात ब्रेक हो गई थी। आप कोई वो 10 चीज़ों की लिस्ट बताने वाले थे कि ये 10 चीज़ें हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, कुछ याद है आपको? 10 चीज़ों में अगर फूड आइटम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आइटम इंडिया से जाते हैं उसमें करीब 50 तरह के फ्रूट एंड वेजिटेबल जाते हैं। ओके। इंडिया से जाते हैं तो जो फ्लोर है, आटा है, वो जाता है। हालांकि अभी टेम्परेरी बैन है, लेकिन आटा यहाँ का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे। यहाँ का जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, चाहे वो सरसों का है, चाहे वो कोकोनट का है, ये सारे ऑयल यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। इसकी बहुत बड़ी डिमांड है आज के टाइम में, क्योंकि ऑर्गेनिक है सारा। तो इंडिया एक बहुत बड़ा हब है इन सब चीज़ों का। तो मुझे 10 की लिस्ट मैंने बताई, उसमें ये सारे आइटम मैंने बताए थे। तो वो अगर कोई लिस्ट देखना चाहे कि कौन कौन सा चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट के लिए हो सकती है, वो कहाँ मिल जाएगी? आपके वेबसाइट पे कहीं मिल जाएगी? हम आपको आपके पॉडकास्ट के उसमें भी उसका एक लिंक डाल देंगे, वहाँ से लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी। कुछ ऐसा तरीका बता सकते हैं आपकी, जो हमने अभी 25 की बात की थी, 25,000 50,000 की बात, कोई कुछ ऐसे बिजनेस की लिस्ट होगी जिससे ये जो 2 लोग देखने वाले हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में एक ख्याल आएगा कि एक वेबसाइट बना लेते हैं और उस पर ये डाल देते हैं, फिर वो आपसे संपर्क करना चाहेंगे, तो वो कुछ ऐसी लिस्ट मिल सकती है जो कम पैसे में शुरू हो सकता है? सर, 1-2 नहीं, मैं आपको कम से कम 20 ऐसे आइटम की लिस्ट दे सकता हूँ जो आप 20-25 हज़ार रुपये में अपना पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। कम से कम 20 आइटम की लिस्ट, और ये लिंक मैं आपको आपके उस पर डाल भी दूंगा, और हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको। कुछ 2-4 बता सकते हैं आप? मैंने ऑलरेडी बताया कि इमिटेशन ज्वेलरी आप कर सकते हैं, टॉयज़ आप कर सकते हैं, और ये जो आपने अभी नाम लिया है, जितना भी ये जो मेडिसिनल प्लांट हैं, हाँ। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। इनके जो एक्सट्रैक्ट है वो कर सकते हैं, जूसेस कर सकते हैं, हेल्दी जूस है वो कर सकते हैं। आप अपने स्पाइसेस लॉन्च कर सकते हैं, ऑर्गेनिक स्पाइसेस, उसका बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा। हाँ, तो ये 4-5 आइटम ये ऐसे हैं जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वाले हैं। आप किसी से भी बनवा सकते हो अपने ब्रांड में और उनको लॉन्च कर सकते हो। तो इनके लिए अप्रूवल कोई ऐसे सर्टिफिकेट या किसी फसाई लाइसेंस निकलता है, 10,000 रुपये का खर्चा है वो, तो आप गवर्नमेंट का, आप हमारी टीम भी निकाल के दे देगी, आप खुद भी निकाल सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक आईसी कोड चाहिए, एक फसाई चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। एक कमेंट मुझे दिखा, मैं जरा सा पढ़ के सोच में पड़ गया। किसी ने लिखा कि अरे ये तो वैभव शर्मा जी तो फ्रॉड आदमी है यार, इनके साथ काम नहीं करना है। एक कोई कमेंट किया था कि मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ या कैसे काम कर सकते हैं, तो उन्होंने ये कमेंट किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आदमी बड़े सज्जन थे। जब उन्होंने जिन्होंने पहले कमेंट किया था, उन्होंने बोला लग रहा है इसका मतलब इनके साथ बिजनेस करने लायक नहीं है, तो उन्होंने बड़े ईमानदारी से लिखा कि नहीं,
आप अगर ये गारंटी देते हैं तो आप इनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि वो गुस्सा है इस बात से कि उन्होंने लिखा था कि मेरा कंटेनर से प्याज गया था और उस प्याज में मेरा नुकसान हो गया। तो जो कंटेनर से माल बाहर जाते हैं उसमें नुकसान कैसे होता है? देखिए, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक होता है लॉस और एक होता है फ्रॉड। फ्रॉड का मैनेजमेंट अलग है और लॉस का मैनेजमेंट अलग है। ये दोनों चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अगर आपने कोई बिजनेस किया, आपने मान लीजिए कोई 15 लाख का कंटेनर भेजा, हाँ। और वो 15 लाख का कंटेनर बाहर चला गया, चाहे वो 15 का, अब वो 20 में बिक रहा है या 12 में बिक रहा है या 10 में बिक रहा है, जो भी है, हाँ। उतना पैसा आपके अकाउंट में वापस आना चाहिए। ये है बिजनेस। ठीक है। 15 लाख का कंटेनर आपने बाहर भेजा, चाहे वो कितने का भी सेल हुआ, और वो वापस ही नहीं आया, तो ये है लॉस, ये है फ्रॉड। हाँ। तो हम लोगों को समझाते हैं कि भाई कैसे काम करना है। आपकी परचेज कॉस्ट कम होनी चाहिए, आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, आपका जो वहाँ पे सेल प्राइस है उससे कॉस्ट आपकी कम होगी, तभी आपको वहाँ प्रॉफिट होगा। तो कई बार यहाँ जल्दबाजी में परचेज हो गया, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा था तब परचेज कर लिया, वहाँ पे प्राइस ड्रॉप हो गया, कंटेनर ज़्यादा आ गए तो हो गया, तो उस टाइम पे जो लॉस होता है वो लॉस है, वो बिजनेस लॉस है। तो ये तो फ्रॉड नहीं हुआ। नहीं, फ्रॉड नहीं हुआ। अगर आपका जितना भी पैसे, जितने का भी कंटेनर सेल हुआ, वो पूरा पैसा आपके पास आया कि नहीं आया, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो आ रहा है, भले लॉस हो भी गया मार्केट में, तो वो बिजनेस लॉस है, कल को रिकवर होने वाला है। हाँ, ये पते की बात है भाई। फ्रॉड और लॉस दोनों में अंतर दोनों है। को अलग रखना पड़ेगा। लॉस तो बिजनेस का हिस्सा है कि आपने सामान भेजा और आपका पैसा आपको मिल गया, लेकिन वो कब मिला। यानी कि जिस चीज का आदमी ने ठेका लिया था करवाने का कि आपका विदेश में माल जाएगा और आपको बदले में पैसे मिलेगा, वो मिला, लेकिन सिचुएशन और मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो कितना मिला। दूसरा फ्रॉड ये है कि हमने वादा किया और आपसे ले लिया, बदले में कुछ मिला ही नहीं। यस, ये फ्रॉड है। यस। एक व्यक्ति ने पूछा कि चाइना से बिजनेस करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए क्या किसी लाइसेंस की जरूरत होती है या एक्सपोर्ट करने के लिए भी? लाइसेंस एक ही होता है, आईसी कोड जिसको बोलते हैं। हाँ। तो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कोड जो होता है वही लाइसेंस होता है, और उसी लाइसेंस पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। ओके। और आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि दुनिया में शायद इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक सिंगल लाइसेंस सिस्टम है, जिसपे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हो। बाकी सब जगह पे आपको एक्सपोर्ट के लिए अलग लाइसेंस चाहिए, इंपोर्ट के लिए भी अलग लाइसेंस चाहिए, और उसमें भी मल्टीपल कमोडिटीज के हिसाब से आपको अलग अप्रूवल चाहिए। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। अच्छा। आप एक लाइसेंस पे आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। ओके। तो चाइना से भी अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको आईसी कोड सफिशिएंट है। अब जो आइटम आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, उसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैटरी इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके एक अलग लाइसेंस चाहिए। अच्छा। BIS का। ओके। अगर आप टॉयज इंपोर्ट कर रहे हो उसके लिए एक अलग लाइसेंस चाहिए। ओके। तो जो कमोडिटीज आप ला रहे हो, अगर आप स्क्रैप लेके आ रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसका एक अलग लाइसेंस चाहिए पॉल्यूशन बोर्ड का। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा नॉर्म्स है जो आपको फुलफिल करना है। ओके। और मतलब वो अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आपकी टीम या आपका ऐप जो है, एप्लीकेशन पे चले जाइए, सिंपल एप्लीकेशन में सब कुछ फ्री में मिलेगा ना? सब कुछ फ्री है। ग्लोब वहाँ भी कुछ पे करना पड़ेगा? नहीं, ग्लोब पर्स एप्लीकेशन टोटली फ्री है, और वहाँ पे चैट सपोर्ट टोटली फ्री है। वो हमने एक हेल्पलाइन जैसा बनाया हुआ है उसको। हाँ। कि किसी को कोई भी क्वेरी है, वो थोड़ा बहुत भी कहीं पे अटक रहा है, तो वी कैन हेल्प। ओके। यस। और फ्री में क्या डाला आपने? किसी एम्बेसी से संपर्क करना हो तो? एम्बेसी का डेटा उसमें दिया हुआ है। अच्छा, सही में दिया हुआ है? यस। डॉक्यूमेंट की लिस्ट उसमें दी हुई है, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट उसमें दिए हुए हैं। हाँ। अपना खुद का आप उस पर विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, ये सारी फैसिलिटी फ्री में दी हुई है। अच्छा। इसका कोई चार्ज नहीं है। और चार्ज किन चीज़ों का है? चार्ज है जब आप, जिनको पूरा एंड टू एंड सपोर्ट चाहिए, हमसे मिलके काम करना है, हमारे साथ मिलके एक्सपोर्ट करना है, हमसे मिलके पूरा पार्टनरशिप में काम करना है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ पे उनको पूरा जहाँ चाहिए, तो वहाँ पे कुछ पैकेजेस बने हुए हैं वहाँ पे। इसी के लिए क्वेश्चन किसी का है, ये है अरुण जी हैं, अरुण श्री, कि सर आपने बताया कि JFE ग्रुप की मेंबरशिप फीस 1.5 लाख की है, तो प्लीज़ ये भी क्लियर करिए कि फ़ीस वन टाइम है या बार बार पे करनी होगी, और इस मेंबर से हमें क्या क्या सपोर्ट मिलेगा और कब तक मिलेगा? आई डील इन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, प्लीज़ हेल्प। 1.5 लाख का जो फीस वाला पैकेज है वो एंड टू एंड वाला पैकेज, A to Z वाला। अच्छा। 0 to हीरो प्रोडक्ट है। ओके। तो आपने अभी तक कुछ नहीं किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं स्टार्ट किया ना, आपको उसकी नॉलेज है, तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है फेज 1 में। फेज 2 में फिर आपके सारा डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, और फेज 3 में आपको कुछ शिपमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है। अच्छा। कुछ शिपमेंट कराए जाते हैं प्रैक्टिकली। ओके। तो ये 3 फेज का जो पूरा सिस्टम है, उसके लिए एक पूरा वो बनाया हुआ है। तो आज कोई धंधा चालू करना हो, कोई भी बिजनेस करना हो, स्टार्टअप को फ्रेंचाइजी करना हो, तो 15, 20, 25 लाख से कम में कुछ होता नहीं है। ये हम 1.5 लाख में आपका पूरा एक इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं पूरा, और आपको वो करवा के दे रहे हैं गारंटी के साथ। तो ये पूरा गारंटीड शिपमेंट प्लान है, GSP प्लान है, जिसमें हम पूरा 1.5 लाख में आपका पूरा सेटअप करके दे रहे हैं। आपने 2-3 बार एक वर्ड यूज़ किया, गारंटी के साथ। यस। तो मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं और जो लोग शिकायत कर रहे थे, तो गारंटी शब्द के बाद तो फिर उनकी शिकायत नहीं होनी चाहिए।
हाँ, गारंटी का मतलब ये है कि आपका शिपमेंट हो ही जाएगा 3 महीने का हमारा चैलेंज होता है, क्योंकि 2 महीने तो डॉक्यूमेंट बनने में लगते हैं। हाँ। 1 महीने का टाइम हमें और लगता है उनको प्रैक्टिकल दिखाने में, सिखाने में और शिपमेंट के लिए तैयार करने में। तो 3 महीने के अंदर उनका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है, और मेरे ख्याल से इससे बढ़िया व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं मिलेगी कि 3 महीने में आपका बिजनेस प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाए। बात तो सही है। किसी ने पूछा कि दिल्ली और आगरा में अगर आप हैं, क्या 2 लोग दिल्ली, आगरा या इधर रहते हैं, वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट का तरीका वही है, ग्लोबल्स एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, उस पे जाके बात कर सकते हैं। हमारे 20 लाइंस का हेल्पलाइन नंबर है एक, क्योंकि हमारे पास देश विदेश से सब जगह से कॉल्स आते हैं काफ़ी सारे। उनको हैंडल करने के लिए बहुत बड़ी टीम है, कॉल सेंटर है, और एक पूरी 20 लाइन का हमारा एक पूरा वो है IVR नंबर है, तो उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे तो बहुत से कमेंट है, कोई नेपाल से किया है, कोई नॉर्थ ईस्ट से किया है, कुछ 1-2 और हम ले लेते हैं ताकि उन लोगों की शिकायत ना रह जाए। बाकी मुझे लगता है कि जो आप लोगों ने आरोप लगाए थे ना बड़े कि फ्रॉड और क्या क्या आप लोगों ने आरोप लगाए थे, तो वो तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये जो ऑफिस खोले हैं फिजिकल कितनी जगहों पे इंडिया में होगी? कल के लिए आप भाग जाओ तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि दुबई में आपने बहुत कुछ बना रखा है, 2-4 देशों में बना रखा है आपने। पहली बात है कि जो भी कुछ बनाया है वो हमारे जो मेंबर है, हमारे जो क्लाइंट है उनके लिए बनाया है, वो हमारा नहीं है, उनका है। ठीक है। चाहे वो हमारे अहमदाबाद में हमारे 2 ऑफिस हो, करीब मेरे ख्याल से 6000 स्क्वायर फीट के हमारे 2 ऑफिस हैं अहमदाबाद में। ओके। जो क्योंकि वहाँ पे हमारा हेड ऑफिस चलता है पूरा। ठीक है। फिर हमारा मुंबई में ऑफिस है पूरा, जो वहाँ का सबसे महंगा एरिया माना जाता है, वाशी और नवी मुंबई, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। ओके। वो भी मेन मार्केट में, जहाँ पे पूरा APMC मार्केट है। वहाँ पे आपको ना ऑफिस मिलेगा ना जगह मिलेगी, वहाँ पे हमने एक ऑफिस लिया हुआ है। फिर हमने सूरत में एक ऑफिस लिया हुआ है, ये हमारे खुद के ऑफिस है इंडिया में। अभी हमने करीब 15 फ्रेंचाइजी बुक किए हैं, और ये सब बरेली में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, इंदौर में, जयपुर में, ये सारा पूरे इंडिया में अभी प्रेजेंस आपको 2 महीने के अंदर दिख जाएगा। हमारे पार्टनर्स के थ्रू, हमारे फ्रेंचाइजी के थ्रू। अच्छा। इंडिया के बाहर का अगर बात करें तो मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि दुबई में हमारा प्रेजेंस है, मलेशिया में है, वियतनाम में है, US में भी एक कंपनी है। तो ये सब जगह पे हमारा प्रेजेंस है, और हम 4-5 कंट्री में अभी प्रेजेंस अगले 1 साल में 2 साल में बढ़ाने वाले हैं। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि आप इतने जगह पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो आप यही रहने वाले हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की थी पिछली बार, आज मुझे पता चला कि उन लोगों ने कहा था गुजरातियों से बच के रहना, गुजराती, लेकिन आप तो यूपी से हैं शायद। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि हम लोग ऐसे तो गुजराती कल्चर से हैं, गुजराती परिवार से हैं, हमारा जो गोत्र है, हमारा जो वो है, लेकिन मेरा जो सारा पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब हुआ है वो दिल्ली NCR में हुआ है। तो गाजियाबाद से, दिल्ली से मेरा काफ़ी वो रहा है। मैंने अपना जो CA और ICW जो है वो भी यहाँ से कंप्लीट किया है, दिल्ली से, लोधी रोड से। ओके। तो मेरा बॉर्न एंड बॉट अप आई वाज इन दिल्ली NCR, और अभी सारा बिजनेस और वो सब जो सेटअप है हमारा गुजरात में, हेड ऑफिस गुजरात में है, अहमदाबाद में। और मैं गुजराती फैमिली से हूँ, और हम लोग गुजराती हैं बाई नेटिव। मैं स्पेशली आपको बताऊँ तो मैं मोदी जी का जो गाँव है वडनगर, वहाँ से, वो हमारा गाँव है। अच्छा। तो वहाँ से हम आते हैं। आजकल मोदी जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। जी जी। मुझे नहीं लगता कि जो आप लोगों ने कहा था वो मैंने नहीं पूछा है, मैंने पूछा है और बड़े साफगोई से इन्होंने जवाब भी दिया है। मुझे लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए उन सवालों की तरफ जो दूसरे लोगों ने पूछा है, बिजनेस को लेके थोड़ा सीरियस होकर लोगों ने पूछा है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। अब सवाल मेरे शुरू होते हैं। सवाल मेरा ये है कि इम्पोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है? सरकार इस पर ध्यान कम दे रही है क्या? टैक्सेस वगैरह ज़्यादा हैं, या और लोग इंपोर्ट के बारे में जानते भी बहुत कम हैं? आजकल एक्सपोर्ट की ही चर्चा कर रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा इंपोर्ट पे अपना प्रकाश डालिए, कैसे काम चल रहा है इंडिया में? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंपोर्ट पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, इंपोर्ट को कम कराने का प्रयास चल रहा है। क्योंकि इंपोर्ट कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, उसमें देश का फ़ायदा है। ठीक है। एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना फॉरेक्स इंडिया में आएगा, और जितना इंपोर्ट ज़्यादा होगा उतना फॉरेक्स इंडिया से बाहर जाएगा। इसका जो गैप होता है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट अभी डेफिसिट इसलिए है क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है। फिस्कल सरप्लस होना चाहिए, वो तब होगा जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इंडिया भी और हमारे जैसे जो संस्थान है वो भी हमेशा ट्राई ये करता है कि इंपोर्ट कम से कम हो, जितना जरूरी है ना हो, और एक्सपोर्ट ज़रा से ज़्यादा हो। ये तो रही बात इंपोर्ट की। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि इंपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा। और एक बहुत बड़ा गेम है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आज अगर आप मान लीजिए एक पेन है, उसका एक प्लांट आप लगाना चाहते हो। हाँ। एक रिमोट है यहाँ रखा हुआ है, उसका एक प्लांट लगाना चाहते हो, तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का प्लांट लगता है। ठीक है। और उसमें आपका जो वो पेन है, जो रिमोट है, वो सब आपका बनेगा। उसके लिए लेबर, जमीन, पूरा प्लांट, मशीनरी, ये सब करोड़ों का खर्चा है। इसको रिप्लेस करना हो तो इंपोर्ट इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। ओके। आप सेम
प्रोडक्ट, सेम पेन, सेम मोबाइल, सेम रिमोट आप किसी भी कंट्री से, जो सस्ते कंट्री से, वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। चाइना है, वियतनाम है, ताइवान है, थाईलैंड है, बहुत सारे कंट्रीज है, मलेशिया है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बनती हैं और वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ना आपको 1.5 करोड़ का प्लांट लगाने की जरूरत है, 10 लाख का एक ऑर्डर दीजिए, 2 दिन में 3 दिन में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा, 1 हफ्ते में आपके घर पे आ जाएगा, 10 दिन में। प्लांट लगाएंगे तो 1 साल तो उसको ऑपरेशनल होने में लगेगा। तो ना तो आपको 1 करोड़ का खर्चा करना है और 10 लाख का माल आपका आएगा, तुरंत आपको उसको सेल कर देना है। कल को मूड हो गया कि मुझे प्रोडक्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, स्पेसिफिकेशन चेंज करना है, यू कैन डू। प्लांट में तो आप वो कर भी नहीं पाओगे, उसके लिए अलग मशीनरी लगेगी, अलग प्लांट लगेगा। तो इंपोर्ट एक बहुत बड़ा गेम है और इंडिया, सच बात है कि इंडिया एक इंपोर्टिंग मार्केट है। 150 करोड़ का एक कंट्री है, तो यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है अभी। जो लोग इंपोर्ट में आप देखेंगे वो सब बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वो बहुत बड़े गेम प्लेयर्स हैं। और मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज है, कैमरा है, डिजिटल प्रोडक्ट हैं सारे, लाइटिंग है, मॉल डेकोरेशन है, ये सारे आइटम इंपोर्ट के आइटम हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होते हैं इंडिया। यही वजह है कि चाइना सबसे बड़ा धंधा दिवाली और दशहरा और अलग अलग जगहों पे हमसे करता है और अपने आप को उसने बहुत स्ट्रांग बना लिया है। अगर इंडिया की अपेक्षा देखें, अब इंडिया स्वदेशी बात कर रहा है, तो कितना असर देखते हैं आप जब से ये सरकार बनी है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में, कि इंपोर्ट घटा हो और एक्सपोर्ट बढ़ा हो? ये सरकार का बहुत स्पेसिफिक फोकस रहा है इंपोर्ट को घटाने में, ये माननी पड़ेगी। अगर आप नितिन गडकरी जी के सारे जो कार्यकाल है उनका देखो पिछले कुछ सालों का, तो उन्होंने सीएनजी और पीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब की बात की। इसकी बसें चलाई हैं, इसकी ट्रेन चल रही हैं, इस पे काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक बस चल रही है, इलेक्ट्रिक पे काम हो रहा है। तो डीजल का, पेट्रोल का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है, डीजल पेट्रोल का होता है, उसका बिल कम करने की तैयारी चल रही है और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है इंडिया के लिए। ठीक है। 5 साल में इसका फर्क दिख जाएगा। ठीक है। गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है, लेकिन गुड्स में कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है। अगर इंपोर्ट हो भी रहा है और फॉरेक्स बाहर जा भी रहा है, तो वो गोल्ड इंडिया में जमा हो रहा है, तो एक इंडिया की एसेट बन रही है। फ्यूल तो खत्म हो गया, ऑयल तो आगे खर्च हो गया, तो वो नुकसान है, बट गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो नुकसान नहीं है। तो इस तरह से मैं इसको देखता हूँ कि इंपोर्ट का आने वाले टाइम में कम होना चाहिए बिल, और गोल्ड वगैरह में इंपोर्ट होता है तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी बना के बाहर भेज सकते हैं, जो हो भी रहा है इंडिया से। जैसा आप अभी कह रहे थे कि इंपोर्ट एक बेहतरीन वो है कि जो लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं वो वहाँ पे कर लें, लेकिन जो लोग यहाँ करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत टफ टास्क है ना। जैसा आप बता रहे थे, करोड़ों की मशीन और सारी चीज़ों को लगाना है। ऐसे में हम स्वदेशी को कैसे बढ़ा सकते हैं? फिर एक्सपोर्ट का काम हम कैसे आगे कर पाएंगे? जब हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट तो बड़ा मुश्किल। इसीलिए गवर्नमेंट भी प्रमोट नहीं कर रही है, इसीलिए एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन इंपोर्ट पर बहुत सारी ड्यूटीज़ है। इसीलिए एक्सपोर्ट पे बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन इंपोर्ट पे कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। इसीलिए इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने डिमोलाइज किया हुआ है, डिस्करेज किया हुआ है इंपोर्ट करने को, और हम लोगों ने भी किया हुआ है। आपने देखा होगा, हम जितनी भी बात करते हैं, हम एक्सपोर्ट की बात ज़्यादा करते हैं, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ कि इंपोर्ट में हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना हुआ है। हम कोई भी चीज़ कोई भी कंट्री से आपको उस प्राइस पे ला के दे सकते हैं जो पूरे इंडिया में कोई दे नहीं पाएगा आपको उस प्राइस पे, वो चीज़ हम ला के दे सकते हैं। ऐसा हमारा नेटवर्क इंपोर्ट का बना हुआ है। ओके। आज भी हम कुछ बड़े व्यापारियों के लिए काम करते हैं, जिसमें हम उनको इंकजेट प्रिंटर्स, जो ये लेज़र कटिंग मशीन्स हैं, जितनी इंकजेट मशीन्स हैं, ये सारी हम उनको इंपोर्ट करके देते हैं। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे लगभग आधे प्राइस पे। अच्छा। यस। तो इंपोर्ट का इतना बड़ा बेनिफिट कई बार लोगों को मिलता है, लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं कि जब आप मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो और उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हो, तो अल्टीमेटली इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। तो ये एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने वाला मूव है, ना कि डिस्करेज करने वाला। एक बात बताओ ना आप हमको। हमारे एक मित्र हैं, आपके पॉडकास्ट को देख के उन्होंने मुझसे फ़ोन किया और पूछा मुझसे कि उनको कुछ मशीनें चाहिए, मशीनों के कुछ पार्ट भी चाहिए, और अगर वो आपसे जुड़ते हैं तो क्या आपकी टीम उसको फाइंड आउट करने में मदद करेगी कि दूसरे कंट्री में क्या रेट चल रहा है, कैसे वो माल मिल सकता है, कैसे इन तक पहुंच सकता है, उसमें आपकी कंपनी मदद करती है? जी, हमारा एक सिस्टम है कि हमारे पास जो भी इंक्वायरी आती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये आइटम हमें चाहिए बाहर से इंपोर्ट करके, तो आप इसका एक पूरा बना के दो, तो हम उसको एक फिजिबिलिटी स्टडी बना के देते हैं उनको कि भाई इंडिया में ये सब आइटम ये प्राइस पे मिल रहे हैं, ये 2-3 कंट्रियाँ यहाँ से आपको ये प्राइस में मिल रहे हैं, ये इनकी क्वालिटी की रेटिंग है। तो मान लीजिए कोई आइटम है, वो कैमरा है, इंडिया में इस प्राइस का बन रहा है, वो कैमरा जापान से इस प्राइस पे मिलेगा, चाइना से इस प्राइस पे मिलेगा, वियतनाम से इस प्राइस पे मिलेगा, और ये इसकी क्वालिटी रैंकिंग है। अच्छा। अब आपके ऊपर आप क्या चाहते हो, जो आप बोलोगे वो हम आपको करा के दे देंगे। अच्छा, ये आपकी टीम दे देगी? ये हमारी टीम करा देगी। ओके। अच्छा, एक बात और बताएं ना मुझे आपकी, बहुत से लोग इंडिया में ये जो देख रहे होंगे ना, बहुत से लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे होंगे, ऑलरेडी उनका बिजनेस चल रहा होगा, कुछ लोगों ने बड़ा भी किया होगा, लेकिन वो एक्सपोर्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उसमें कैसे आप लोग मदद करते हो? ये हमने एक बार सर्वे कराया था काफ़ी सारा मार्केट में कि भाई जो बिजनेसमैन है
हम GIDC में गए, जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पे गए, हमने पूरा सर्वे कराया उन लोगों का कि भाई आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कितने साल से कर रहे हो, कितने आइटम बना रहे हो, उसमें से कितने आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कितने समय से एक्सपोर्ट कर रहे हो, और आपका जो टर्नओवर है उसका रेशो क्या है, क्योंकि हमने डायरेक्ट फिगर नहीं पूछ सकते लेकिन रेशो पूछ सकते हैं कि आपका जो रेशो पूरा टर्नओवर है उसका कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना डोमेस्टिक है। तो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले थे और बड़े खराब थे, इंडिया के फेवर में नहीं थे। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर 99% जो मैन्युफैक्चरर्स है वो एक्सपोर्ट करते ही नहीं है, वो डोमेस्टिक मार्केट में अपना माल डंप करते हैं और एक्सपोर्ट के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। डर मन में बैठे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स के डर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के डर बैठे हुए हैं, और पुराने ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो डर उनके दिमाग में बैठे हुए हैं, पुरानी जनरेशन वाले। अभी ज़माना चेंज हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ईजी है। तो अभी नई जनरेशन को एक्सपोर्ट में आना पड़ेगा, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। अच्छा, जब से सरकार ने स्वदेशी का नारा दिया है, गाड़ियों पे भी तमाम चीज़ें पर पीछे स्टिकर लगा होता है, तो क्या हमारी एक्सपोर्ट की जो चीज़ें, भले सरकार ने छूट दे दी है लेकिन कुछ बढ़ा है एक्सपोर्ट? अगर आपको सच बताऊं तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जब से उन्होंने मेक इन इंडिया लॉन्च किया है। ओके। एप्पल के आईफोन इंडिया में बन रहे हैं। वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट आईफोन मैन्युफैक्चरर आज इंडिया है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे, पहले नहीं था। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर टुडे ड्यू टू दिस मेक इन इंडिया ओनली। तभी मैं इसको नारे को पूरा ऐसा बोलता हूँ कि मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। तो ये तो वही कंपनियों ने अपनी कंपनी यहाँ लगाई है ना, ये पैसा तो उनको ही जाता होगा, वही बना के केवल मैन पावर हमारा यूज़ करते होंगे ना वो लोग। यहाँ पे लेबर सस्ती है। हाँ। यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया है अभी। यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो बाहर की कंपनीज यहाँ पे आके क्यों नहीं लगाएंगी, क्यों यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करेंगी और बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगी। चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो अब जगुआर जैसी कार इंडिया में आ रही है, इंडिया बाहर से बनती थी पहले, अभी वो इंडिया में बनने लगी है। आईफोन इंडिया में बनने लगा है, जो बाहर की कंपनी यूएस की कंपनी है। तो यूएस वालों को मैन्युफैक्चर करने इंडिया में आना पड़ा, ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है किस चीज़ का। अच्छा, इसको अगर हम दूसरे रूप में देखें, जरा मुझे समझाइए, क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। एक तो बात ये हो गई कि वो लोग आए, अपना पैसा लगाए और यहाँ सामान बना और वो एक्सपोर्ट हो गया, तो हम ये मानते हैं कि वो कंपनी, वो सारे एसेट तो उनके हैं। अगर अपना कोई व्यक्ति चाहे और विदेशी किसी कंपनी से, जैसे कॉल सेंटर का काम लोग करते हैं, उस तरह से कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर सकते हैं? मेरे क्वेश्चन का मतलब समझे आप? कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग जाते हैं ईजिली कॉल सेंटर लेकर के आ जाते हैं और वो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या विदेशी कंपनियों से काम ला करके हम खुद यहाँ बना कर उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। इंडिया में इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग क्यों हो रहा है और इंडिया से इतना सारा सर्विस एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। इंडिया में तो लेबर बहुत सस्ती है। लेबर का मतलब ये नहीं है कि हार्डकोर लेबर, मतलब जो मैन पावर है वो बहुत सस्ती है और बहुत स्किल्ड है। इंडिया और चाइना की मैन पावर में आप कंपेयर करोगे तो चाइना की मैन पावर बहुत महंगी है और वो इंग्लिश बोलना नहीं जानती, चाइना वाले। तो वो सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक है और वो इंडिया सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। इंडिया का जो यूथ है, जो इंडिया पूरा 65% यूथ है आज, वो इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है, वो बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी जानता है, और यहाँ बैठ के वो बहुत सस्ते में अच्छा काम करता है। तो यहाँ बैठी है कंपनीज सर्विस दे रही है यूएस के इंश्योरेंस क्लाइंट्स को। हाँ। यहाँ बैठी है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ बैठी है बाहर एडवाइजरी हो रही है, लीगल एडवाइजरी हो रही है, यहाँ बैठे हैं और मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहा है सारा, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। बाहर की कंपनी यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर क्यों करेगी? उसको लेबर कॉस्ट में बहुत बड़ी बेनिफिट मिलेगा। माल तो फिर भी उसको लेना है, तो लेबर कॉस्ट का बेनिफिट हो गया तो वहीं पे उसकी काफ़ी बड़ी सेविंग होगी, तो मार्जिन बढ़ गया। एप्पल का बैलेंस शीट आप चेक करेंगे तो इंडिया ने उसको बहुत बड़ा मार्जिन बढ़ा दिया है ड्यू टू दिस फैक्टर। हाँ, क्योंकि उसके पैसे तो बहुत बच गए ना। वहाँ पे तो बहुत दूसरी स्थिति है। जैसे मेरी बात अभी चल रही थी, हमारे एक मित्र बता रहे थे कि जब वहाँ के लोगों को डॉक्टर चाहिए होता तो वो इंडिया के डॉक्टर को हायर करते हैं, वो सस्ते भी पड़ते हैं, उनके ये मानना होता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं इस मामले में। तो कई मामले में मुझे लगता है इंडिया बहुत बेहतर कर रही है इस समय, पिछले 10 सालों में। कितनी मज़ेदार बात है ना कि वक्त कैसे कुछ लोगों को आईना दिखाता है। आप जगुआर की बात कर रहे थे, वो जो कंपनियां इंडिया से कभी बाहर गई थी वो वापस यहाँ आ रही हैं। आपको याद है कि एक बार कहा गया था कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ लेबर तो सस्ता है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, और यही वजह कि वो चाइना में जाके करवाते थे। अब वो लेबर की वजह से इंडिया में आ गए। आप बाहर जाते तो कैसा सुनते हैं इंडिया के बारे में, क्या लोगों की राय होती है? इंडिया का एक आज ब्रांड बन चुका है। बाहर आप जाएंगे किसी भी कंट्री में तो इंडिया को एक बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता है, इंडिया को और इंडियंस को। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इंडिया वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, और इंडिया एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल सिस्टम है आज के टाइम में। यहाँ पे पहले की तरह, पुराने ज़माने की तरह यहाँ पे पॉलिटिक्स उठापटक सेंट्रल लेवल पे तो नहीं होती कम से कम, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इमेज मेकओवर हुआ है इंडिया का।
तो उस सब का फ़ायदा हमारे बिजनेस को भी मिल रहा है, बिजनेसमैन को भी मिल रहा है। बाहर जाते तो उस तरह का ट्रीटमेंट भी मिलता है, बिजनेस सेटअप करने में आसानी भी होती है। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन बाहर निकलें, ट्रेडिशनल बिजनेस से बाहर जाएँ, उनकी जो नई जनरेशन है वो उनके बिजनेस को बाहर लेके जाए। तो उससे इंडिया का भी फ़ायदा है, समाज का भी फ़ायदा है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरी कंपनियां मेहनत कर रही हैं, फिर भी इंडिया के लोग बाहर जाना क्यों नहीं चाहते? कौन सा ऐसा डर है जो उनको परेशान करता है? एक तो वो ट्रेडिशन चली आ रही है कि भाई अपने गल्ले पे बैठो, जो धंधा चल रहा है उसको संभालो, जो टीम है, जो लोग हैं उन्हीं को संभाल लो पहले। तो वो एक चला आ रहा है एक मेंटलिटी। और लेकिन नई जनरेशन अब आ रही है आगे, वो समझ रही है कि नहीं, अभी बाहर निकलना है, बाहर जाना है, रिस्क लेना है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है। लोगों को लगता है कि अभी जो धंधा चल रहा है उसी को हम ठीक से संभाल लें, उसी को आगे बढ़ा लें, तो हमें क्या जरूरत है बाहर जाने की, इतना भाग दौड़ करने की, इतना ट्रैवल करने की, इतना इंटरनेशनल लेवल पे जाने की। कंफर्ट जोन में बैठा कंफर्ट जोन में बैठे हैं, लेकिन नई जनरेशन इसको तोड़ रही है। हाँ, अब नई जनरेशन क्या है ना कि नॉलेज की भूखी है, वो लगातार उसको नॉलेज मिल रहा है और ये समझ में आ रहा है कि हम अगर अपनी दहलीज डांग के दूसरी तरफ जाते हैं तो फ़ायदा भी होगा और हम सिक्योर भी रहेंगे। जो सबसे बड़ी, जैसे मुझे भी कई बार विदेश जाने की जब बात होती है तो ये डर होता है कि यार वो देश अलग है, कानून अलग है, अगर कोई बात होती है तो कैसे क्या आदमी डील करेगा। ये एक इनसिक्योरिटी है जो पढ़े लिखे के मन में भी हो, तो आदमी अपने पैसों को लेकर धंधा करने जाने के लिए सोचता होगा। आप लोग एक मॉडल पेश किए हैं, जेफी 4-in-1 मॉडल, जो आप प्रोवाइडर हैं, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो। Yes. क्या क्या बोलते हैं उसको? 4-in-1 फ्रेंचाइजी मॉडल। अच्छा, 4-in-1 फ्रेंचाइजी भी जुड़ा हुआ है। Yes. तो क्या है, आप लोग फ्रेंचाइजी पे कैसे पहुंच गए, क्या कर रहे हैं ये नया? इसके पीछे भी एक स्टोरी है एक्चुअली। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि एक हमारे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने हमसे एक सर्विस ली थी एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर हम उनको ग्राउंड पे लेके गए, उनको ट्रेनिंग दिया, ऑन फील्ड ले जाके सिखाया, फिर उनको एक्सपोर्ट के लिए कुछ चीज़ें कराई, एक्टिविटीज़ कराई, तो बड़े इंप्रेस हुए। और वो पूरे इंडिया में रिसर्च कर चुके थे कि ऐसा कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है। तो हमारे पास वो सामने से आए कि भाई हमें, वो कलकत्ता से थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कलकत्ता में आपका फ्रेंचाइजी चाहिए। उस टाइम पे हमारा फ्रेंचाइजी का कोई मॉडल ही नहीं था और हमारा कोई माइंडसेट भी नहीं था। बट वो हमारे पीछे इतना उन्होंने फॉलोअप किया, बार बार आए। कलकत्ता से 2-3 बार वो अहमदाबाद आए हमारे ऑफिस पे। अच्छा। तो आउट ऑफ द रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ द कनेक्टिविटी विद क्लाइंट्स, जो हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं क्लाइंट्स का, तो हमें सोचा कि चलो उनको एक चांस तो देना चाहिए जी। तो हमने उनको कलकत्ता में फ्रेंचाइजी ओपन करके दिया। ठीक है। तो वहाँ पे GFE का भी एक नाम हो गया, ऑफिस खुल गया, वो सब हमने वहाँ पे इवेंट भी किया जो पूरा हाउसफुल रहा वहाँ पे। और उसके बाद से फिर फ्रेंचाइजी की बहुत सारी इंक्वायरी आने लगी। तो फिर हमने उसका एक प्रॉपर मॉडल एस्टेब्लिश किया और अभी पिछले करीब 1 महीने में 15 फ्रेंचाइजी बुक हो चुके हैं 15 सिटीज़ में, और 20-25 इंक्वायरी अभी पाइपलाइन में है जो इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा। अभी हमने उसको स्टॉप कर दिया फिलहाल तो, कि हम पहले इनको ऑनबोर्ड करेंगे 25 लोगों को, उसके बाद में हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे करीब 6 महीने के बाद। तो 4-in-1 का क्या मतलब है इसमें? दरअसल GFE जो है वो 4 धंधों में काम करता है। अच्छा। हाँ, 4 बिजनेस वी टेक केयर। 1 इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, 1 इज ई-कॉमर्स, 1 इज इमिग्रेशन एंड 1 इज टूर्स एंड ट्रैवल्स। ये 4 सेगमेंट में हमने पूरे बिजनेस को बांटा हुआ है, क्योंकि चारों बिजनेस आपस में कनेक्टेड है। और ये चारों बिजनेस जो है वो ग्लोबल लेवल पे किए जाते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज ए ग्लोबल सब्जेक्ट, ई-कॉमर्स इज ए ग्लोबल सब्जेक्ट, टूर्स एंड ट्रैवल इज ए ग्लोबल प्रोजेक्ट, एंड इमिग्रेशन ऑल्सो ग्लोबल। तो ये चारों ग्लोबल धंधे, यानी इनका जो मार्केट है, टारगेट मार्केट है, वो 800 करोड़ की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। अच्छा। वो इसका टारगेट मार्केट है इन चारों बिजनेस का। और जो 200 कंट्रीज हैं दुनिया में, 200 के 200 कंट्री से आपको इसमें काम मिल सकता है। तो इतना बड़ा ये इसका स्कोप है। इसके लिए हमें ऑब्वियसली बहुत सारे पार्टनर्स भी चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए जो हम मिलके इसको बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया। ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि 4 ऐसे बिजनेस हैं, मतलब 4 ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। यस। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं इन सेगमेंट में काम करने के लिए, आप उनकी मदद कैसे कर रहे हो इस फ्रेंचाइजी में? हम उनको एक फ्रेंचाइजी ऑफिस, जिनके ऑलरेडी ऑफिस चल रहे हैं किसी भी चीज़ के, उसमें हम अपना ये पूरा मॉडल क्लब कर देते हैं। जिनके पास ऑफिस नहीं है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं 0 लेवल से, तो उनको उनके सिटी में एक हम ऑफिस खोल के वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये चारों सेगमेंट का पूरा सिस्टम उनको ट्रेनिंग दे के, समझा के, रेडी करके उनको वहाँ पे पूरा सिस्टम बिठाते हैं। फिर वहाँ पे लोकल मार्केटिंग होती है, वहाँ पे लोगों का मिलना मिलाना स्टार्ट होता है। अभी हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊँ कि 10 इंक्वायरी आती हैं पूरे इंडिया से, डिफरेंट सिटीज़ से। तो वो 10 इंक्वायरी में से 2 या 3 इंक्वायरी ही फाइनल हो पाती है। अच्छा। तो बाकी 6-7 इंक्वायरी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती कि भाई हम किसी से मिलना चाहते हैं लेकिन हमारे सिटी में आपका प्रेजेंस नहीं है। मान लीजिए रुड़की से मुझे 10 इंक्वायरी आई, तो 10 में से 2 या 3 इंक्वायरी तो फाइनल हो जाएंगी, लेकिन 7 इंक्वायरी फाइनल इसलिए नहीं हुई कि रुड़की में मेरा प्रेजेंस नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम रुड़की में अपना एक बिजनेस पार्टनर
एस्टेब्लिश कर दे, उनको भी फायदा होगा, उनको भी रोजगार मिलेगा, उनकी भी टीम होगी, उनको रोजगार मिलेगा। और जो 7 इंक्वायरी क्लोज नहीं हो रही है उसमें से और 4-5 इंक्वायरी क्लोज हो जाएंगी, जिससे कि उनको लोकल प्रेजेंस मिल जाएगा। तो ये मॉडल सबके लिए विन विन है। उन क्लाइंट को भी फायदा हो गया, जो 7 लोग नहीं पहुंच पा रहे थे हम तक, हमें जानने के बाद, सुनने के बाद, इसलिए कि भी हम कैसे आपसे बिना मिले एनरोल कर लें, तो उनका भी फायदा हो गया, उस फ्रेंचाइजी वाले का भी फायदा हो गया, और कंपनी को भी कुछ एक बड़ा बिजनेस मिल गया। अब एक बात है ना, जैसे कि मुझे लगता है कि तुरंत इस पे सवाल लोग उठाएंगे और बात करना चाहेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे मतलब जानना चाहेंगे। अब जब आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो उससे कुछ लेते भी तो होंगे, जैसे आपने कहा कि आप उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, आप उसको धंधा भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो जीएफपी के लिए आएंगे लोग आप उसी सिटी में रेफ़र करेंगे मुझे लगता है। जैसे आगरा में मैंने एक फ्रेंचाइजी ली, अब किसी ने जीएफपी के लिए गुजरात में इंक्वायरी जनरेट की, तो वो इंक्वायरी गुजरात से होगी या आगरा वाले को देंगे? पहली बात है कि जो मॉडल है ये ग्लोबल मॉडल है। ठीक है, आप आगरा में हो, आप रुड़की में हो, आप गाजियाबाद में हो, आप इंक्वायरी कहीं की भी हैंडल कर सकते हो। अगर आपने मार्केटिंग की हुई है, लोकल मार्केटिंग की हुई है, तो गाजियाबाद की इंक्वायरी भी आपको मिलेगी अगर गाजियाबाद में हो, और हो सकता है आपको रुड़की की भी मिल जाए, हो सकता है आपको दिल्ली की भी मिल जाए, हो सकता है आपको विशाखापट्टनम की भी मिल जाए। इसमें तो क्लैशेस हो जाएंगे ना फिर? नहीं, क्लैश इसलिए नहीं होगा कि ये सारा ग्लोबल मॉडल है, डिजिटल मॉडल है पूरा। ठीक है, तो एक गाजियाबाद वाले को भी विशाखापट्टनम की इंक्वायरी मिल रही होगी, और विशाखापट्टनम वाले को भी गाजियाबाद की इंक्वायरी मिल रही होगी, तो सबका काम चल रहा होगा अपने अपने तरीके से। और अगर कोई ऑफिस विजिट करना चाहे तो गाजियाबाद वाला अगर विशाखापट्टनम, तो उसमें शेयरिंग मॉडल है। अगर कोई गाजियाबाद में फ्रेंचाइजी है, वो उसको बिजनेस 3 तरीके से मिलता है। जैसे एक तो वो गाजियाबाद की जो इंक्वायरी उसके ऑफिस पे डायरेक्ट आ रही है, उसका उसको बिजनेस मिलता है। ठीक है, फिर हमारी जो पूरी टीम है पूरे इंडिया में फैली हुई है, वो भी बहुत सारे क्लाइंट गाजियाबाद के ऑफिस पे भेजती है। हाँ वही पूछा था। वो बिजनेस भी उनके में काउंट होता है, उसका एक पोर्शन उनके में काउंट होता है। ठीक है, और तीसरा जो दूसरे फ्रेंचाइजीज हैं, उनके जो क्लाइंट वहां पे अगर हैं दूसरे लोकेशन पे, तो वो उनको वहां भी विजिट करवा सकते हैं, तो उसका भी एक शेयरिंग उनको मिलता है। तो ये एक शेयरिंग मॉडल है और विन विन मॉडल है सबके लिए। तो हर क्लाइंट को हर जगह का एक्सेस भी मिल गया, हर किसी को कोई जगह पे जाके मिलने का मौका भी मिल गया, और किसी का कोई क्लाइंट छूटा भी नहीं। तो अभी जितने लोगों को आपने ये फ्रेंचाइजी दी है, किस तरह के चैलेंजेज आपके पास आते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई नया मॉडल उतारते हैं ना, तो कुछ इस तरह की दिक्कतें भी होती है जिसको हमको बाद में जिसमें सुधार करना पड़ता है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। और इसमें सबसे बड़ी हमें जो डिफ़िकल्टी आई, जो कलकत्ता वाले फ्रेंचाइजी जो सबसे पहले फ्रेंचाइजी से वहाँ से चालू हुई, उनको टीम मैनेजमेंट का और टीम हायर करने का अनुभव नहीं था, और हमने वो सब फ्रेंचाइजी के ऊपर छोड़ा हुआ था स्टार्टिंग में। तो जब उनका डिफिकल्टी आई तो उनको 2 महीना सिर्फ इसी काम में लग गया कि टीम को हायर करना, उनको ट्रेन करना, उनसे काम करवाना। तो हमें लगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उसके बाद हमने वो पूरा सिस्टम अपने ऊपर ले लिया कि भाई हायर भी हम करेंगे, ट्रेनिंग भी हम देंगे, उनसे काम भी हम करवाएंगे, उनको टारगेट भी हम देंगे, उनको ट्रेनिंग भी हम देंगे, सब हमसे करवाएंगे। तो उसके बाद में वो चीज़ें काफ़ी सुधर गई। उनका जो 3 महीने में काम स्टार्ट नहीं हुआ था, वो अभी ऐसा हो रहा है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, इसमें हम 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेते हैं उनसे वन टाइम, तो वो उनका 3 महीने में सारा रिकवर हो गया। लगभग 1 लाख रुपए महीने का उनका इनकम स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही उनका टीम तैयार हो गया। ओके, अब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आपने तो ये सब कुछ कर दिया, लेकिन कुछ लेते भी तो होंगे फ्रेंचाइजी के बदले में, तो वो क्या लेते हैं, कितना? वही मैंने बताया कि हम इसमें 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेते हैं जो नॉन रिफंडेबल है। और वो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वन टाइम होता है। उसके अगेंस्ट आपको 5 साल का पूरा मॉडल मिलता है, जैसे 5 साल में आपको 12 पंजे 60 महीने होते हैं, तो 12 पंजे 60 महीने का ये पूरा मॉडल है 5 सालों का, जिसमें 5 लाख रुपए में हम आपको पूरा मॉडल देते हैं 5 साल के लिए, जिसमें आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो प्रोजेक्शन आता है वो ऐसा आता है कि करीब आप इसमें 2-3 करोड़ रुपए का आराम से प्रॉफिट 4-5 साल में निकाल सकते हो इजीली, नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे काट के। सारे खर्चे काट के वो खर्चे आपके जिम्मे ही रहेंगे ना? जो आप खर्चे वो लोकल ऑफिस पे मैप रहते हैं। ऑफिस के मेनली 2 ही खर्चे होते हैं, एक तो सैलरी टीम की और एक रेंट। मेन 2 खर्चे हैं, बाकी छोटे मोटे कुछ मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, बट मेन 2 खर्चे हैं। उसके अगेंस्ट में आपको बिजनेस का एक अच्छा शेयरिंग मिलता है। ठीक है, अब चलिए जरा सा वो चारों धंधा जो बताया ना आपने, उसमें मेरा भी व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। अब मुझे एक बता दीजिए कि एक सेगमेंट लगभग कितना बड़ा बड़ा धंधा है वो? देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बहुत बड़ा बिजनेस है ही। 200 कंट्री में हो रहा है। और बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं और इंपोर्ट भी हो रहे हैं। तो आपके पास क्लाइंट आएंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, सीखने के लिए, उनकी सर्विस लेने के लिए। तो वो जितने भी क्लाइंट एनरोल होंगे आपके फ्रेंचाइजी के थ्रू, वो सारा बिजनेस आप में काउंट होगा, और उसका एक साइजेबल पोर्शन आपको मिलेगा। वो कितना मिलता है? वो मिलता है 30%। तो आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए का फीस कलेक्ट हुआ ड्यू टू ऑल दिस सर्विसेज, तो उसका 3 लाख रुपए शेयर आपको मिलेगा। अब 3 लाख में से आपको अपना एक तो रेंट लेस करना है और आपको सैलरी लेस करनी है। ठीक है, सैलरी दो लोगों की होगी शायद 25, 30, 40 हज़ार रुपये। रेंट आपका होगा कोई भी ऑफिस कोई भी सिटी में होगा तो 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये। तो ये 2 खर्चे लेस करके जो भी है वो आपका शुद्ध प्रॉफिट है। तो ये तो हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट।
और एक ही ऑफिस, एक ही सेटअप, एक ही टीम से आपके चारों बिजनेस चलने वाले हैं। अलग से कोई टीम नहीं चाहिए, अलग से कोई ऑफिस नहीं चाहिए। इमिग्रेशन में आपको स्टूडेंट वीज़ा, आपको विजिटर वीज़ा, लगभग सभी कंट्री का हम विजिटर वीज़ा करते हैं, और हर वीज़ा में आपको कम से कम 5-10 हज़ार रुपये का नेट प्रॉफिट मिलता है। ओके स्टूडेंट में आपको कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हर उसमें मिलता है। ओके और एक तीसरा सेगमेंट है विजिट टू वर्क, यानी वर्क परमिट। उसमें बाहर लोगों की जॉब लगवाने में भी हेल्प करते हैं। तो उसमें भी आपको एक उस पर करीब 50,000 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पर क्लाइंट मिलता है। ओके तो आपको 2-3 क्लाइंट भी अगर मिल जाते हैं बड़े, ये सब चीज़ों के मिला के, तो आपको 2-3 लाख रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जिससे आपको बड़े आराम से एक अच्छा बिजनेस आपका माना जाएगा आज के टाइम में। और ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला जो है उसमें कैसे क्या करते ट्रैवल टूरिज्म में हम क्योंकि हमारी खुद की ट्रैवल डेस्क हमने एक्सपोर्टर्स के लिए बनाई हुई थी, और वो इतने कम प्राइस पे बुकिंग करके देती है कि लोग जो मेक माई ट्रिप से बुकिंग करते थे या दूसरे पोर्टल से बुकिंग करते थे, वो हमारे पास आके प्रीफर करते हैं। अच्छा तो वो सारा हमने अभी एक्सटेंड कर दिया फ्रेंचाइजी के लिए भी, कि आप अपनी खुद की बुकिंग, अपनी फैमिली की बुकिंग, अपने क्लाइंट्स की बुकिंग आप यहाँ से करो, उसमें आपको कुछ शेयरिंग भी मिल जाएगा, और उनको भी फायदा होगा कि उनका कुछ कम कॉस्ट में बुकिंग हो रहा है। ये तो चलिए वो हो गया जिनको आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उनके कमाने का मॉडल हो गया। अब जो लोग अपनी समस्याएं लेकर के इस फ्रेंचाइजी पे जाएंगे, ये फ्रेंचाइजी उनकी कैसे मदद कर देगी, और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है globalpulse.com, हाँ उसकी एप्लीकेशंस है, हमारी सेंट्रलाइज टीम है, एक ऑपरेशन की काफ़ी बड़ी टीम है, उसका ऑफिस पूरा अलग है, एक ट्रेड की बहुत बड़ी टीम है, उसका पूरा ऑफिस अलग है, और ये जो सेंट्रलाइज टीम है ये पूरा सपोर्ट डेस्क बनी हुई है। तो किसी भी क्लाइंट के पास, किसी भी फ्रेंचाइजी के पास, किसी भी सिटी में कोई क्लाइंट सर्विस के लिए अगर जाता है तो उसकी पूरी टीम अलग है। अच्छा फ्रेंचाइजी सपोर्ट की टीम ही पूरी अलग है। ओके और फ्रेंचाइजी के पास कोई ऑफिस में कोई सर्विस, कोई नया बिजनेस लेने के लिए जाता है कि मुझे एनरोल करना है, मुझे कोई नई सर्विस परचेज करनी है, तो जो वहाँ की टीम है वो कैपेबल है उनको काउंसलिंग देके उनके हिसाब से प्रोडक्ट को सेल करने में उनको। ओके और जिन लोगों का मान लीजिए ये लग जाता होगा, वीज़ा लग गया, ये लग गया, जो अलग अलग सर्विसेज है, उनको अगर दूसरी जगह सपोर्ट देना है, जैसे मान लीजिए आपके इसके फ्रेंचाइजी के माध्यम से वो दूसरी जगह जा रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर के, या दूसरे देश में जा रहे हैं, तो वहाँ सपोर्ट कौन करेगा उनको? यहाँ से पूरा अरेंजमेंट होता है। ओके और जैसे मान लीजिए हमने किसी को वर्क परमिट दिया दुबई का, तो दुबई में पूरा उसका वीज़ा हम यहीं से लगा के देंगे, फिर वो दुबई ट्रैवल करेगा तो टिकट हम बुक करके देंगे, फिर वहाँ पे एयरपोर्ट में उसको कोई रिसीव करने भी आएगा, उसको वहाँ पे अकोमोडेशन में वो सब में हेल्प करेगा, उसका इंटरव्यू करा के फाइनल उसको ऑफर लेटर दिलवाएगा, उसको पूरा प्लेसमेंट करेगा वहाँ पे। तो ये पूरा एंड टू एंड सपोर्ट हमारी तरफ से होता है। मतलब ये सारा कुछ सच में होता है? यस, इस पे बहुत सारा काम हम कर चुके हैं और इस पे बहुत बड़ा काम हम आगे करने वाले हैं। तो कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर आपका है? जैसे लास्ट टाइम लोग मेरे पॉडकास्ट में बोल रहे थे ना कि मुझे किसी नंबर पे बात नहीं हो पा रही, तो कोई ऐसा ग्लोबल नंबर भी आपने जारी किया है, या नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ अलग, ईस्ट के लिए कुछ अलग, वेस्ट के लिए कुछ अलग, ऐसा कुछ है? एक ग्लोबल नंबर है जिसकी 20 लाइन्स हैं। हाँ। 9211066888। ये नंबर हम आपके उसमें भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक तो है। वहाँ से कोई भी हमें कनेक्ट कर सकता है, और उसकी 20 लाइन्स हैं, तो आप ये लाइन कभी बिजी नहीं आती है। एक साथ 20 लोग भी कॉल करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये सारी इंक्वायरी जो है वो CRM में जाती है। ठीक है। और CRM से जो कंसर्न टीम है उनको एलोकेट हो जाती है, तो कोई भी इंक्वायरी मिस नहीं होती। आपने कॉल कर दिया और कॉल किसी ने नहीं भी उठाया तो हमारे रिकॉर्ड में वो आ चुका है। तो आपने एक बार इंक्वायरी कर लिया तो आप तक हमारी टीम पहुंचने ही वाली है। ओके एक चीज़ जो शुरू में आपने बोला था ना कि सेल्स की टीम अलग होती है, सर्विस की टीम अलग होती है, तो क्या वो IVR से ही जाकर के सीधे, जैसे हम मान लीजिए किसी फ़ोन बैंक ऑफिसर को कॉल करते हैं, उसमें बताता है ये जानना है तो इसको दबाइए, उसको दबाइए, फिर लास्ट में लेकर के जाता है कि अगर आपको हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करनी है तो 9 दबाइए। इस तरह की कोई कैटेगरी आपने बनाई है जिसमें आदमी सीधे अपनी चीज़ों को पॉइंट आउट कर पाए कि मेरी ये समस्या, मुझे इस डिपार्टमेंट से जुड़ना है? पहले हमने उस तरह से इसको बनाया हुआ था कि 1 दबाइए तो आपको सेल्स टीम से कनेक्ट होंगे, 2 दबाइए तो सर्विस टीम, 3 दबाइए तो ट्रेड टीम, 4 दबाइए तो डॉक्यूमेंट टीम। बट उसका जो परफॉर्मेंस था उतना अच्छा नहीं था, उतने लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे वो 1-2 दबाने वाला आता है तो लोग छोड़ देते हैं बीच में कॉल्स। तो फीडबैक ये आया हमारी IVR टीम से ही कि आप इसको सिंप्लीफाई रखो, कि भाई आपको GFE से बात करनी है तो आप होल्ड कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे, और जब आपसे बात करेंगे तो तभी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको सर्विस चाहिए तो उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, ट्रेड चाहिए उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट का सपोर्ट चाहिए, वेबसाइट का सपोर्ट चाहिए, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, ई-कॉमर्स करना है, इमिग्रेशन में जाना है, वहीं से आपको टीम सपोर्ट मिल जाएगा। तो मतलब वो समय बचाने के लिए, समय बचाने के लिए और उनके लिए आसान करने के लिए। आज हम भी कॉल करते हैं और हमें अगर वो बोलने लगे IVR की 1 दबाइए 2 दबाइए तो हम भी फ़ोन रख देते हैं एक बार, तो कि नहीं यार बाद में देखते हैं, अभी टाइम नहीं है। उसका नाराज होकर आकर के लोग उस पर लिख देते हैं हाँ, कमेंट बॉक्स कमेंट में, में ये तो लिखते फर्जी है, ये हो रहा था हमारे साथ, फ्रॉड है, ये तो बेकार है। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था कि बाद में लोग नाराज होकर लिखते थे कि भाई आपका तो बहुत लंबा प्रोसेस है। नहीं, सबसे ज़्यादा शिकायत किस बात की थी? फ़ोन ना उठने की। हाँ,
फ्रॉड तो एक किसी ने लिखा, आपने उसको समझा भी दिया कि उसका क्या वो था, और उसने भी फ्रॉड इसी बेस पे लिखा कि मेरी प्याज गई थी और नुकसान हो गया उसमें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शिकायत थी, मैं भी सर्विस बिजनेस में हूँ, मैं भी लोगों को देता हूँ, तो आदमी सबसे ज़्यादा तभी खींचता है जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे और बात नहीं हो पाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई फ्रॉड होता है। तो सर एक काम करते हैं, ये तो समझ में आ गया है। एक एक सवाल मेरा फ्रेंचाइजी पे और रह गया था कि आप अब तक लगभग कितने लोगों को फ्रेंचाइजी दे चुके होंगे जो सफल आपकी चल रही है, और कहाँ कहाँ ऐसा है जहाँ आप फैलाने वाले हैं और अभी बाकी है आपका? फ्रेंचाइजी मॉडल हमने अभी कुछ समय पहले ही स्टार्ट किया है। तो जो फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, वो सब अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है। एक फ्रेंचाइजी तो अपना करीब 3-4 महीने में अपना पूरा पैसा भी रिकवर कर चुकी है। अच्छा। तो ये लेवल है फ्रेंचाइजी का। अभी हमारे पास इंदौर, जयपुर, बरेली, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और ये सब जगह से हमारे पास काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी बुक हो चुकी है। हर बड़े सिटी में हम 2 या 3 फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, ज़्यादा हमने देना नहीं चाहते हैं। एंड हमारा जो गोल है वो ये है कि हर बड़े सिटी में हमारा एक पार्टनर होना चाहिए। लोगों को सर्विस करना है, सेवा देना है, उन तक पहुंचना है, तो हमें चाहिए एक अच्छा पार्टनर, स्ट्रॉन्ग पार्टनर हर बड़े सिटी में। उसके बदले में उसको मिलेगा एक अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस, एक अच्छा रिकॉग्निशन, एक अच्छा उसको बिजनेस भी मिलेगा, वो आगे एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा कुछ लोगों को। तो ये देश के साथ खड़े होने वाली बात है। तो हर बड़े सिटी में हम कुछ अच्छे टारगेट कस्टमर ऐसे देख रहे हैं जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सके वहाँ पे। बात तो सही है। और अगर वो आपके बारे में ढूंढना चाहें तो जाकर के गूगल में ढूंढ सकते हैं, रिव्यू रेटिंग देख सकते हैं, या हम जैसे लोगों से सवाल कर सकते हैं ताकि दोबारा बुला करके हम पूछें। भाई इसमें भी आपको कुछ लगता है कि कहीं कोई बात खटक रही है तो लिख दीजिएगा कमेंट में, हम बात करने के लिए तैयार हैं आपसे उस पर भी। कुछ सवाल और ले लेता हूँ मैं, क्योंकि लोग रह जाएंगे जब मैं आपसे आरोप प्रत्यारोप पे बात कर ही रहा हूँ, इन सारी चीज़ों पे बात कर ही रहा हूँ। तो कुछ किसी ने लिखा कि सर मैं झारखंड रांची से हूँ, मुझे वेजिटेबल का बिजनेस करना है, प्लीज़ हेल्प करें रिगार्डिंग इसके, कुछ बताएं इसके बारे में। रांची से अगर उनको बिजनेस करना है तो रांची से वो वेजिटेबल बाई एयर भेज सकते हैं। वहाँ पे जो भी नियर बाई एयरपोर्ट है वहाँ से वो अपना जो भी उनका वेजिटेबल है उनका खुद का ग्रो कर रहे हैं वो, तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एयर का जो कॉस्ट होता है वो उनको लगेगा। और ये पूरा अपना एयर शिपमेंट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ से पोर्ट काफ़ी दूर पड़ेगा और वहाँ से वो फिजिबल नहीं बैठेगा कि वहाँ से वो पहले पोर्ट पे लेके जाए और वहाँ से एक्सपोर्ट करें। तो बाई एयर ऐसे जितने भी लोग हैं जो पोर्ट से काफ़ी दूर है, तो ऐसा नहीं सोचे कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो बाई एयर अपनी वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूके में एक दिन के 24 आवर्स के अंदर आपका वेजिटेबल, आपका मैंगो, आपका चीकू, आपका बनाना, आपका लौकी, आपका करेला, आपकी भिंडी यूके में जाता है, शारजा में जाता है, दुबई में जाता है, बहरीन में जाता है, मालदीव्स में जाता है, ये सब जगह पर जाता है और इंडिया से ही जाता है और बाई एयर ही जाता है। नहीं तो खर्चीला होगा ना फिर। हाँ, लेकिन आपको उसका पूरा वैल्यू मिल जाएगा। जो कॉस्ट आपको मिलेगी वहाँ पे दूसरे मार्केट में, वो आपको जो आपकी जो नेट कॉस्ट है उसके ऊपर प्रॉफिट लगा के ही मिलेगी। ओके। तो खर्चीला जरूर है लेकिन बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है। बहुत से किसान लोग भी इसको देख रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा बताइए ना। बहुत मेहनत करते हैं अपने भारत के किसान जो है, अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं। कौन सी ऐसी फसलें होंगी जिसकी डिमांड बाहर होगी, अगर कोई उसमें से जाना चाहे? क्योंकि किसान के पास बड़ा लिमिटेड पैसा होता है, वो अपने खून पसीने की कमाई से पैसा कमाते हैं बेचारे, लोन भी लेते हैं, तो कई बार सुसाइड करने की नौबत आ जाते हैं। तो एक बात तो बड़ी ईमानदारी से ये हो जाए कि सच में इनका कुछ स्कोप वहाँ है, क्योंकि पंजाब के लोग तो बहुत बड़ा कमाते हैं लेकिन बाकी किसान रह जाते हैं। तो कैसे क्या करना चाहिए इनके लिए? देखिए, किसानों का जहाँ तक सवाल है, जो खुद ग्रोअर्स हैं जिनका खुद का प्रोडक्ट है, ऑनियन अगर आपके खुद के घर में हो रही है तो आपकी कॉस्ट बहुत कम है। मंडी में वो कॉस्ट अगर 30 रुपये किलो बिक रही है तो आपकी कॉस्ट मुश्किल से 10 रुपये होगी। हाँ। तो वो आप बड़ा इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो और वो प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट है। प्रॉब्लम जब आती है कि जब आपने लोकल मंडी में बेच दिया और आपको पूरा बेनिफिट उसका नहीं मिला। बाहर अगर वही चीज़ 2 दिरहम की चल रही है दुबई में, तो 2 दिरहम का मतलब हुआ कि आज के टाइम में करीब 50 रुपये किलो हो गया। तो अगर आपका 10 रुपये का कॉस्ट है और 50 रुपये किलो बिक रहा है एक्सपोर्ट में, और उसमें 10 रुपये की कॉस्ट आप और लगा लीजिए वहाँ पहुँचाने की और ट्रैवल की और प्रोडक्ट की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, क्लियरिंग कॉस्ट है, तो अभी 20 रुपये का माल आपका 50 रुपये में बिक सकता है। ओके। तो अगर आप फार्मर हैं और सही प्लानिंग करते हैं तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं बाहर भी। मुझे लगता है कि अगर आपका फ्रेंचाइजी मॉडल सही चल गया और आप जगह जगह लोगों को जोड़ पाए तो ये मदद कर सकते हैं आप। ये किसानों की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम इस पे लगे हुए हैं, पूरी टीम काम कर रही है इस पे। क्योंकि जो आपका फ्रेंचाइजी लेगा अगर वो ईमानदार नहीं होगा तो वो रिस्क भी आप पे ही आएगा। हाँ, लेकिन हम उसके लिए पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है कि सारा कंट्रोल SOP के थ्रू हो, सारा सिस्टम के थ्रू हो और हम उनको मॉनिटर कर पाएंगे किस तरह से काम हो रहा है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि आपसे बात तो एक बार हो जाती है, उनकी हाई एक्सपेक्टेशन
मुझे लगता है ऐसा कि हाई एक्सपेक्टेशन होती होगी, बात आपसे हो जाती है, फिर कभी आपसे बात नहीं हो पाती। वो लोग ये कहते हैं कि फिर मुझसे कभी बात नहीं हो पाती, वो तो कहते हैं जब हम पैसा पेमेंट कर देते हैं तो लोग बातचीत नहीं कर पाते। ये सही आरोप है। अच्छा। ये ऐसा हो रहा था अभी तक, और हमने इसको इस गलती को सुधारा है। हाँ। ये सही था कि हम लोगों से मिलते हैं, कई बार बात होती है, और उसके बाद में मेरा इतना सारा, क्योंकि ट्रैवल भी होता है और कई बार शूट वगैरह भी होते हैं, तो मैं उतना वक्त नहीं दे पाता लोगों को। तो ये मैंने गलती ठीक करने का रास्ता निकाला। तो अभी मैंने क्या किया है कि जितने भी सेशंस स्टार्ट होते हैं, हर सेशन में जाके मैं लोगों को मिलता हूँ एक बार। Okay. जब सेशन स्टार्ट होता है, ठीक जिस दिन है। फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है। जिस दिन लास्ट सेशन होता है, उस दिन उनको जाके मिलता हूँ सबको। Okay. और बीच में जो सेशंस होते हैं वो हमारे सब फैकल्टी हैंडल करते हैं जो एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा जब हम उनको ऑन फील्ड लेके जाते हैं, जैसे हम कभी उनको मुंबई लेके जाते हैं, वाशी मार्केट में, APMC में, वहाँ पे उनको एक्सपोर्ट की मार्केट दिखाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग दिखाते हैं, पैकिंग दिखाते हैं, तो उस टाइम पे मैं साथ में होता हूँ वहाँ पे। अच्छा। कई बार हम उनको गल्फ फूड लेके जाते हैं दुबई में, तो वहाँ मैं उनके साथ में गया था लास्ट टाइम भी, उनके साथ में होता ही हूँ हर बार। तो मैंने खुद उस लेवल पे आके उनसे इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया है। अभी हम लोगों ने वीकली सेशन स्टार्ट किए हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं एक्चुअली, स्पेशल जोन, उसमें हम उनको बुला के उनसे लाइव मिलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि पूरे इंडिया में आई विल बी द ओनली कोच, मुझे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मोटिवेशनल कोच बोलते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कोच फॉर मोटिवेशनल फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आई एम द ओनली कोच इन इंडिया जिसका पर्सनल नंबर मैं पब्लिकली हर अपने वेबिनार में, हर सेमिनार में, हर सेशन में देता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑफिशियल नंबर है ही नहीं। मेरा जो एक नंबर है पर्सनल, जिस पे मैं अपने घर पे व्यक्तिगत बात करता हूँ, वही नंबर मैंने सभी क्लाइंट को दिया हुआ है। इसीलिए तो शिकायत है आपसे। हाँ, इसीलिए मैं लोगों से जुड़ा रहता हूँ, जुड़ने की पूरी कोशिश होती है, और मैं कॉल्स बहुत ज़्यादा नहीं ले पाता, व्हाट्सएप पे उस पर कनेक्टेड रहता हूँ। लेकिन बड़ी मुश्किल होगी ना, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे एक पॉडकास्ट पे इतने सारे लोग आए, इतने लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, अब आप इतनी जगहों पे बैठ रहे हो, इतनी जगहों पे ट्रैवल कर रहे हो, सेमिनार ले रहे हो, तो कैसे ये सारी कॉल आप हैंडल कर सकते हो? तो ये शिकायत तो फिर लाजमी है कि आप कॉल नहीं उठाते हो, नहीं उठा पाओगे। इसी का सॉल्यूशन हमने निकाला कि या तो जो पब्लिक मीटिंग्स होती है, जैसे वेबिनार्स होते हैं हमारे, उसमें मैं डायरेक्टली उनसे इन्वॉल्व होता हूँ और सब लोगों से मिल लेता हूँ वहाँ पे। जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें सब लोग एक साथ आते हैं, वहाँ पे उनसे मिल लेता हूँ। फिर 1-to-1 मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। तो मैं अभी क्या मैंने स्टार्ट कर दिया है कि जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं अपना पोस्ट कर देता हूँ अच्छा। सोशल मीडिया पे कि भाई मैं ये डेट से ये डेट तक मैं दुबई में हूँ या दिल्ली में हूँ या कलकत्ता में हूँ, तो वहाँ के जो लोग हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं अपना पर्सनल नंबर भी डाल देता हूँ। तो बहुत ईजी हो गया है अभी मेरे लिए लोगों से कनेक्ट करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों से कनेक्ट करके ही आगे बढ़ा जाए और उनकी शिकायतों को सर माथे रख के उनको इम्प्रूव करके गलतियों को सीख के आगे बढ़ा जाए। कि ऐसा तो नहीं कुछ लोग जेफी के नाम पे मार्केट में मिसलीड भी कर रहे हों, जो शिकायत आपके लिए की जाती है? कभी आपने क्रॉस चेक किया इसका? कभी कभार ऐसा हुआ है, ऐसे इंस्टेंस आए हैं कि हमारे कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ देखे गए गूगल वगैरह पे। तो हमारा एक प्रोसीजर है कि कोई नेगेटिव रिव्यू डालता है तो हम उससे बात करते हैं कि भैया हमारी तरफ से क्या गैप है, हम बताओ, हम ठीक करेंगे। तो जब हमने कॉन्टेक्ट करने का कोशिश किया तो उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला हमारे डेटा में। तो पता चला कि ये सब फेक रिव्यूज़ थे जो हमारे कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह ने डलवाए थे। तो ऐसा भी होता है, और कुछ सही रिव्यूज़ भी आते हैं जो नेगेटिव होते हैं, हमारे क्लाइंट के ही होते हैं। तो हम उनसे बात करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। एक आखिरी सवाल, मार्केट में कितने लोग ऐसे होंगे जो इस तरह का काम कर रहे होंगे? मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और वो सभी लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो भी कुछ करना चाहते हैं अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। तो हाँ, एक बिजनेस में तो तमाम लोग होंगे। गवर्नमेंट की भी कोई एजेंसी है क्या ऐसी? गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज़ हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक अलग सिस्टम है, अलग स्पीड होती है, आपको भी पता है। तो वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते जो कर सकते हैं। हम लोग एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एक बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। पेनिट्रेशन हमारा ज़्यादा है, कनेक्ट ज़्यादा है, डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा पैदा कर पा रहे हैं जो गवर्नमेंट एजेंसी नहीं कर पाती हैं। कभी ऐसा आपने सोचा अपने मन में कि आपको इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए जिस तरह की आपकी नॉलेज है, कि जो समस्याएं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के विदेश में लोगों को होती है, इंडिया में जिसको होती है, उसके कीवर्ड लेकर के आपको छोटी छोटी वीडियो बनानी चाहिए? ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है इस पर। हमें ये सजेशन आए थे, हमारे क्लाइंट्स के ही आए थे। तो जैसे अभी यूके और इंडिया की डील हुई थी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया। अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस पर हमने एक वीडियो बनाया कि उससे कैसे इम्पैक्ट होने वाला है बिजनेस पे। यूएस के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया कि यूएस ने जो ये सब में टैरिफ लगाया है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है इंडिया के ऊपर। तो ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया जा चुका है, इस पर हम और ज़्यादा इसको हम करने वाले हैं। जो आपने सजेशन दिया वो सही दिया एकदम। लास्ट में एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन मुझको याद दिला दिया, यहीं से अंत करेंगे
अभी मैंने देखा है ट्रंप ने फिर वो कहा कुछ देशों से कि भाई तुम लोग इस इंडिया में जाके अपने अपने रोजगार मत लगाओ, अपने बिजनेस मत बढ़ाओ। तो क्या सच में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है या विदेश में इम्पैक्ट पड़ता है इसका? इंडिया पे तो मैं कोई इम्पैक्ट नहीं देखता, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इंक्लूसिव इकोनॉमी है। इंडिया चौथे नंबर की वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिसको आप कुछ भी हाँक दोगे, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कर दोगे। और कर दोगे तो हम बैठे हैं तैयार। हमारा जो 65% जो यूथ है वो किस काम का है? वो इंग्लिश बोलने भी जानता है, वो हिंदी भी बोलने जानता है, वो सॉफ्टवेयर भी जानता है, वो आईटी भी जानता है, वो कुछ भी बना सकता है, वो आईफोन बना सकता है, वो ऑटोमोबाइल बना सकता है। तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। इंडिया जो चाहे वो कर सकता है। आने वाला वक्त हमारा है। ये बात तो सही, यही वजह है कि अमेरिका को उनको सीरियस लेना पड़ता है, अपनी कही गई बात से उनको पीछे हटना पड़ता है। एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिज़नेस को लेकर के ये जो 2 पॉडकास्ट मैंने वैभव जी के साथ किए, इससे बहुत कुछ मुझे भी जानने को मिला है, सीखने को मिला है। उसके बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास आप लोगों के वो सवाल होते हैं और जो मैं पढ़ता हूँ उससे जो सवाल निकलते हैं और जो न्यूज़ में सुनता हूँ सरकार पे जिन पर गलतियाँ करते हुए मैं देखता हूँ उस पर मैं बात करता हूँ। फिर भी आपको लगता है, और जो सबसे अच्छी बात रही ना कि आप लोगों ने कमेंट किया, उस वीडियो को इतना प्यार दिया, इनके पास बहुत से फ़ोन गए, कुछ लिमिटेड लोगों की शिकायतें भी थी और उसी शिकायतों के लिए हम इस बार दोबारा बैठे थे। लेकिन कुछ नई चीज़ें भी निकल के आई कि ये अपने बिजनेस को कैसे विस्तार दे रहे हैं, बाकी चीज़ों को। तो 2-3 चीज़ें तो है, जो लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सेटअप लगा रखे हैं, तो यानी कि वो करने की नीयत से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर बहुत कहीं दिक्कत हो तो एक बार कोशिश किया कीजिए रीच आउट करने का, तमाम माध्यम होते हैं। और उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं होती हो तो हम जैसे लोगों का ये फोरम खुला होता है जहाँ पर आप लोग बैठते हैं, वहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जो आपने पूछा मैंने इनको बता दिया और जो इन्होंने पूछा वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भी आँख नाक कान खोल करके आप चलिए और यकीन मानिए कि जब सही जगह पे सही चीज़ों से आप जुड़ते हैं ना तो ज़िंदगी आगे ही बढ़ती है। और ज़िंदगी में कई बार रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बहुत कुछ और भी है कहने सुनने को, लेकिन इंतज़ार कीजिए आप अगले एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ अगले गेस्ट का। और लास्ट में फिर वही कहूँगा, मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन मैं हर बार ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई बात रह गई तो कमेंट में लिख भेजिए, हम करेंगे फिर अगली बार बात।